शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी सेकंड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर है। जो 5 दिन से आपकी क्लास बंद रखने का रीज़न ये था कि कल यानी कि 15 फरवरी को बेटा आपका कुछ विद्यार्थियों का नेट का एग्ज़ाम था, तो हम उन्हें तैयारी में लगे हुए थे। अब चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग आप भली बात ही जानते हो क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हेडिंग का नाम क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं इसे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यहां मैं इसे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं ताकि कुछ इधर कर सके। यार कभी लाइन सीधी नहीं आती है क्योंकि सर कोई बात नहीं, लाइन से क्या फर्क पड़ना है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स। अब ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स है क्या? देखो पहले आपको कुछ चीज मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना 2 सेकंड में। सर बोलते टाइम लिखे नहीं, इस साइड में आ जाएंगी आपकी जब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। देखो समझो, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यानी कि वेव थ्योरी जो लाइट है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में। इट हाउएवर फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो फेल हो जाती है एक्सप्लेन करने में क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट। ये जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट है क्या? ये आगे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये बताने में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। दिस फिनोमिना हैव बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये फिनोमिना हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? आपको पता है एनर्जी किस में ट्रेवल करती है? पैकेट्स में, और ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटा। यही थी क्वांटम थ्योरी। ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज कंपोज्ड ऑफ टिनी डिस्क्रीट पैकेट्स। यानी कि जो लाइट की बीम होती है वो छोटे छोटे टिनी पैकेट से बनी हुई होती है, कॉल्ड फोटोन। और इन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी बच्चा कितनी होती है? E=h/nu, each having an energy h nu, where h is Planck constant। h क्या है? Planck constant। Thus light poses a dual character। इसका मतलब लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। बिहेविंग एज वेल एज पार्टिकल, जो पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करते हैं। यानी कि लाइट वेव तो होगी, पार्टिकल भी होगी। तो इसी चीज का यूज करके हमारे किसने? प्लांक ने वेवलेंथ निकाल ली। मैं भी उसी वेवलेंथ को आपके सामने निकाल के दिखा दे रहा हूं। ठीक, ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। देखो, ए लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज एनर्जी ऑफ फोटोन। कितनी एनर्जी रखता है बेटा? आपने पढ़ा तो है E=h/nu। ये क्या मान ली मैंने? इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मैंने क्या लगाया? अकॉर्डिंग टू, ज्यादा साइड तो नहीं पहुंचा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन था, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, E=mc²। पढ़ा था। दोनों एनर्जी थी तो मैंने क्या किया? दोनों को इक्वल रखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को इक्वल रखा तो mc²=h/nu। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई? h/nu/c²। सर ये क्यों कर रहे हो आप? इसका रीजन क्या है? आपको 2 सेकंड में अभी पता चल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या निकालनी है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें यानी कि हमें वेवलेंथ निकालनी है। देखो, वी नो द लीनियर मोमेंटम
ऑफ अ पार्टिकल, ज्यादा साइड तो नहीं पहुंच गया, सही है, अभी तो बहुत स्पेस है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट सी हैविंग मास m, यानी कि जिसका मास m हो और स्पीड ऑफ लाइट c से चल रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होता है, p इक्वल्स टू m इंटू सी। अरे p बराबर m भी नहीं पढ़ा, v की जगह हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया, p इक्वल्स टू mc। अब यहां पे देखो p इक्वल्स टू m की वैल्यू रखी मैंने कितनी, h न्यू अपॉन c स्क्वायर, h न्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू सी, m की वैल्यू रख दी, ये वाला c एज इट इज, कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मैंने वैल्यू रख दी है। अब यहां देखो c से तो c कैंसिल, तो p इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c। सर हमें तो वेवलेंथ निकालनी थी, आपने लीनियर मोमेंटम क्यों निकाला, 2 सेकंड लगेंगे, कोई ज्यादा समय का काम नहीं है। देखो अब आपको पता होगा जब कोई वेव चलती है तो उसकी वेवलेंथ, आपने क्या पढ़ा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसकी वेवलेंथ ही डिस्टेंस का काम करती है। स्पीड ऑफ लाइट c से चल रही है, ये लैम्डा है, और टाइम पीरियड क्या होता है t। और आपको एक चीज और पता होगी, 1/t किसके बराबर होता है, चूंकि 1/t अब फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो c इक्वल्स टू लैम्डा, 1/t की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो यहां से लैम्डा अपोन में, यहां से लैम्डा अपोन में 1/λ इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। तो न्यू अपॉन सी हमारा किसके इक्वल हो गया, 1/λ के, तो न्यू अपॉन सी की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/λ। तो ये रही भैया हमारी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी इफ पार्टिकल, बेटा PaCal भी लिख सकते हो, Cle भी लिख सकते हो, इफ पार्टिकल मूविंग विद, बेटा फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट से चल गया, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो किससे चलते हैं, v वेलोसिटी से चलते हैं। इफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, देन h इक्वस टू लैम्डा इक्वस टू h अपॉन p की जगह क्या आ जाएगा, mv, यहां लिख दे चूंकि p इक्वस टू mv। लो जी, ये लो, छाप लिया, खत्म। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ केस दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर दे रहा हूँ सारा का सारा। सर इतना सा ही टॉपिक था, ये अभी है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है बेटा, तो आपको अच्छे से इसे समझते हुए चलना है। सर हेडिंग भी रफ कर दी आपने तो बाय मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, अभी करेंगे इसे। अभी तो इसे हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक केस, ये था नॉन रिलेटिविस्टिक, अभी पढ़ना है रिलेटिव, ये तो जनरल था एक तरीके से, अभी हमें रिलेटिविस्टिक केस भी पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, अभी रुको बस 2 सेकंड, थोड़ा सा ठंड है तो इंक थोड़ी टाइट रफ होती है, तो इंक ये कैडे हाथ से रफ करनी पड़ती है। तो हमारे पास क्या आया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये आया हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर को लिखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ केस लिखे हुए हैं, उन केस का जिक्र मैं आपसे कर दूं। पहला केस क्या लिखा हुआ है, सुनो, पहला केस लिखा हुआ है इफ v इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर हम v को 0 ले लेंगे तो आपका लैम्डा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब h अपॉन 0 और कुछ भी के अपॉन में 0 आ जाए वो इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक। तो दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल ओनली, यानी कि पार्टिकल रुका हुआ नहीं होना चाहिए, रुक गया तो वेवलेंथ 0 हो जाएगी, यानी कि दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल ओनली। सर हम कहाँ से लिखे, ये आ तो रहा है, लिख लो, ठीक। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डज नॉट डिपेंड
वेदर द मूविंग पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज, यानी कि वेवलेंथ का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। कहीं पे क्यों आ रहा है क्या, यानी कि चार्ज हो या अनचार्ज हो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इन नेचर। इसका मतलब जो मैटर वेव्स हैं वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है बताओ। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय पे आवेश होता है नहीं। चले आओ, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये आपके मतलब का नहीं, बस आपको 2 ही पॉइंट लिखने थे। अब आपको पढ़ना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिविस्टिक केस। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिविस्टिक केस। सर ये रिलेटिविस्टिक केस क्या है, अबे पढ़ तो रहे हैं अभी। डी ब्रोगली, 2 पार्टीशन डिवाइड, आगे सीधी। सर अब क्या बिल्कुल ये, सर ये क्या है चमक, अब ये लाइट, इसका मोबाइल से जब रिकॉर्ड करते हैं ना तो मोबाइल की लाइट पड़ती है सीधी यहाँ पर, ठीक। डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक, कौन सा, रिलेटिविस्टिक केस। ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, पहले रिकॉर्ड कर ली थी हमने, लेकिन एक समस्या हो गई थी, क्या, माइक का तार निकला पड़ा था तो आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी वहाँ तक, आ रही तो बहुत धीमी 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 धीमी, तो दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, ठीक। वी नो द डी ब्रोगली वेवलेंथ, वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई, हम जानते हैं कि जो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, h/mv। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1 मान ली, नो डाउट बेसिक सी चीज है। अब हमें रिलेटिविस्टिक केस निकालना है। अरे रिलेटिविस्टिक, जिन्होंने मेरे पास फर्स्ट ईयर में पढ़ी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मोशन, वहाँ पे हमने रिलेटिविटी के बारे में बताया था कि किसी भी पर्सन की पोजीशन या स्पीड ये रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव कैसे, जैसे मेरी पोजीशन क्या है, आपने कहा सर मेरे दाएं है, लेकिन सबके दाएं थोड़ी हूँ, किसी के बाएं भी हूँ, तो किसी के रेस्पेक्ट में बताना। तो यानी कि जब बॉडी रेस्ट में होगी, वो सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, तो जब वेलोसिटी होगी तो इसका मास भी तो चेंज होगा। डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी पे मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। सर कैसे कैसे, हियर आपको पता है m = m0/1 - v² / c² का अंडर रूट। अब आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी चेंज होगी तो मास भी तो चेंज होगा। ये है रिलेटिविस्टिक केस, यानी कि वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बता रहे हो, वेलोसिटी के रिलेटिव में बता रहे हो आप। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज रखो, हमें mv की वैल्यू निकालनी है और 1 में चिपका देनी है। तो मैंने क्या किया, 1 - v² / c² इधर ले आया, m0 ये मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में, m0/m। अब मैं v² / c² उधर पहुंचा देता हूं, इसे इधर पहुंचा देता हूं। सर अभी तो अंडर रूट है, अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर करेंगे, तो मैंने दोनों तरफ का क्या किया बच्चा, स्क्वायर किया, तो इज इक्वल्स टू m0/m, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसे उधर ले जा रहा हूं, इसे इधर ला रहा हूं, देखो कैसा है, 1 - m0² इज इक्वल्स टू v² c²। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ m² - m0² m² इक्वल्स टू v² c²। m² - m0² इक्वल्स टू m² v² c²। देखो m भी निकालना था, मेरा m भी आने लगा धीरे धीरे। ये डिवाइड में था या मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, चलिए m² v² इधर लिख लेता हूं, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में पहुंचा, कितना m² c²
माइनस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, पहुंच गया। अब आपको पता होना चाहिए क्या, ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये बचेगा, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक और बचा लूं, एक और सी से मल्टीप्लाई कर दूं सी स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एनर्जी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस वाले हिस्से को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। हालांकि बाद में करते हैं, लेकिन मैं यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी बना रहा हूँ। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और कॉमन, तो सी की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर। सर आपने तो कहा था, क्या कहा था कि इसे हम एम ई बना लेंगे, फिर आपने बाहर क्यों लिया, आगे फायदे के लिए। वो सुना है ना, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, नहीं उल्टा बोल दिया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आ जाओ, चल रहे हैं हम धीरे धीरे। सर ये क्यों करा, लो नहीं कर रहा, घबराओ मत, लो आगे कर लूंगा, आगे कर लूंगा, लो लो, ठीक है। तुम खुश चाहिए हो, नहीं तो कुछ बच्चे अभी भौकला जाते हैं। अब मैंने क्या किया, एम भी लिया तो अंडर रूट करूंगा दोनों तरफ का, तो अंडर रूट क्या होगा इधर, यही तो होगा। अब बताओ, अब कोई समस्या किसी बच्चे को, दोनों तरफ का अंडर रूट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी समझना, बड़ी नन्ही सी, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ए माइनस बी ए प्लस बी। एम नोट क्या है बताओ। अब यहां पर थोड़ा टिपिकल चीज है, ये चीज है समझने वाली। एम नोट क्या है बेटा, देखो एम तो क्या है, मूविंग मास, टोटल मास यानी के, और आपका एम नोट क्या है, रेस्ट मास। अब मुझे एक बात बताओ, E बराबर एम सी स्क्वायर टोटल एनर्जी, एम नोट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी। अगर मैं टोटल में से रेस्ट घटा दूंगा तो क्या काइनेटिक ना बचेगी, हैं सर। टोटल क्या होती है, काइनेटिक प्लस रेस्ट। अब मैंने क्या किया, टोटल रेस्ट इधर ले आया, तो क्या काइनेटिक के बराबर ना बचेगी, यानी कि मास क्या है, ये तो टोटल है, ओवरऑल मास है, ये क्या है, रेस्ट मास। अगर मैं टोटल में से रेस्ट घटा दूंगा तो क्या काइनेटिक ना बचेगी। अब रेस्ट और काइनेटिक मिलके ही तो टोटल बनाती हैं। रेस्ट या तो दौड़ते हुए या रुके हुए, दोनों मिलके क्या बना दी, टोटल। अब इसे इधर ले आए तो ये माइनस। सर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी लाइन है, अभी दिख सकता है, एम वी इक्वल्स टू अंडर रूट। अब करूंगा मैं वो काम, सी की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या किया, अरे एक सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ली, एक से डिवाइड, जो मैंने यहाँ काम करा था अब यहाँ कर रहा हूँ। सर क्यों किया ऐसा, अभी आपको पता चल जाएगा, 2 सेकंड बस। सब्र का फल मीठा होता है, पर ये कहावत मुझे कुछ हजम नहीं होती। एक तरफ कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता, और एक तरफ कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत मेरी सोच से बाहर है क्या। एक तरफ कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो सब्र करें या वक्त पर लगे रहें, यानी कि मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, कि दोनों कहावत का कोई मेल नहीं खाता। एक तो कहता है समय रुकता ही नहीं, यानी कि इंतजार मत करो, और दूसरा कहता है कि इंतजार करो, यानी कि सब्र रखो। कहावत पता नहीं लिखने वाले ने कैसे लिखी है, पर लॉजिक होंगे बेटा, हम साइंस साइड वाले इन कहावतों को कहाँ समझ पाएंगे। राइटिंग पे मत जाया करो, हर बार बोलता हूँ राइटिंग पे मत जाया करो। साइंस साइड वालों की सिकल और हैंड राइटिंग दोनों खराब होती हैं, सिकल और हैंड राइटिंग दोनों खराब होती है। आओ यहाँ पे आओ, हमें पढ़ाई इतनी करनी पड़ती है कि हैंड राइटिंग और सिकल दोनों का पता ही नहीं रहता। ये सी स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हो गया, 1 अपॉन सी हो गया। सर ये भी तो आ रहा है, ये हमें बाहर नहीं लेना, ये हमें क्या करना है, ये हमें अंदर ही रखना है। एम माइनस एम नोट सी स्क्वायर, एक सी तो मैंने इसके साथ रख लिया, सी की पावर 4 था ना, ये वाला तो अंडर रूट से बाहर आ गया, ये सी की पावर 4 था, एक इसके साथ रख दिया और एक
इसके साथ रख दिया, कोई फर्क पड़ना, सी स्क्वायर सी की पावर 4 और ये एक बाहर आ गया। सारी कहानी डिट्टो एज इट इज ही है। लेकिन सर इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं हम? अभी आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा। हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज होगा, और मास और वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी भी तो बनती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये तो मेरी समझ में आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई। सर कैसे? अभी 2 सेकंड रुके रहे हो, अभी सब कर लेंगे, आप घबराओ मत। mv = 1/c, भगवान सब सही करेगा, चिंता ना मानो। m - m0 अपॉन इंटू c²। ये मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा? m - m0 प्लस 2m0 इंटू c²। अब 2m0 में से एक m0 गए तो प्लस का m0 ना बचेगा, तो यही वाली टर्म ना बचेगी। तो सर इसमें लिखने के पीछे कहानी क्या थी? कहानी बस 2 मिनट दिल थाम के बैठी, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी है आ पहुंची है आपके द्वार। बस दिल थाम के बैठो, ये हो गया। अब मैंने क्या किया? इस c² के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, m - m0 c² प्लस 2m0 c²। बताओ, अब आपको पता है, हमने क्या पता, काइनेटिक किसके बराबर होते हैं? टोटल माइनस रेस्ट। टोटल कितनी है? mc², रेस्ट कितनी है? m0 c²। तो यहाँ पे m - m0 c² कॉमन। तो क्या ये वाला पोर्शन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था इसके बारे में। तो यहाँ से ये 2 नहीं है बेटा, c है। तो यहाँ से mv की वैल्यू कितनी आ गई? 1/c √1/c √। यहाँ देखो m - m0 c की जगह k, फिर ब्रैकेट में k प्लस ये तो एज इट इज 2m0 c²। लो जी, ये आपकी mv की वैल्यू आ गई। अब ये mv की वैल्यू मैं किस में रखूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में mv का मान रखने पर, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv की जगह क्या है? k प्लस 2m0 c² का √ इंटू 1/c। ये 1/c का c कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो लो जी, ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए जगह छोड़ दी है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में पढ़ें। सर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में तो ये आपने लिखी है, ये है रिलेटिविस्टिक केस। अब एक नॉर्मल सिंपल वाला नॉन रिलेटिविस्टिक केस कर दूं रफ? आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। एक सिंपल वाला, ये रिलेटिविस्टिक केस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आए तो डेरिवेशन ही आएगा करने के लिए। सर समय बीतता जा रहा है, पेपर सिर पे हैं, आपने कोई सी भी बुक कंप्लीट नहीं कराई, कैसे काम चलेगा ऐसे? अरे चिंता ना मानो, जो करना है सो राम करे हैं, तू क्यों चिंता करता है? पर चिंता मत करो, सब होलेगा, आप टेंशन ना लियो, बहुत समय है हमारे पास। सर समय कहाँ है? 1 मार्च से पहले सारा कोर्स खरीद देंगे। ठीक सर, हमें तैयार भी तो करना है। अगर कोर्स ही तैयार कब करेंगे? नालायको, जो करा दिया वो तैयार है क्या तुम्हारे? पहले वो तो तैयार कर लो जितना मैंने करा दिया। आ जाओ यहाँ देखो किसकी टर्म में? h/p। अब यहाँ देखो, आपको पता है चूंकि p बराबर mv और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो मैंने m से मल्टीप्लाई की, m से डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m²v²/m। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ p²/m। तो ये यहाँ पे आ गया 2mk = p²। यहाँ से p कितना? √2mk। लो जी, ये किसकी वैल्यू आ गई?
चाहे तो mv की कह लूँ चाहे p की कह लूँ, इसलिए लैम्डा बराबर कितना h/√2m के। लो जी, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम केस पढ़े, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, आपने पढ़ा है v = W/Q, पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक में। तो यहां से VQ = किसकी वैल्यू आ गई, W की। W क्या है, वर्क, और वर्क क्या होता है बेटा, वर्क एनर्जी तो होता है। अबे वर्क एनर्जी तो होता है, हमने बताया था जहां पर वर्क ना निकाल पाओ एनर्जी निकाल दो, जहां पर एनर्जी ना निकले वर्क निकाल दो, दोनों की यूनिट जूल। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, तो VEW, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो W क्या है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के मोशन की हमने बात करी थी, वेलोसिटी होना जरूरी है, तो बेटा वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यो तो आपने लिख लिया होगा सारा, इधर का रफ कर दूं, ये एक्स्ट्रा चीजें करा रहा हूं मैं आपको, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। अगर मैं किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की, तो लैम्डा = कितना होगा, h/2m VE, चाहे EV कर लो, ठीक। अब आपको सारी वैल्यू पता है, लैम्डा = h की वैल्यू 6.6, अबे C भी तो होगा, नहीं, 6.6 × 10⁻34 अपॉन √2, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg। अभी तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, और v की वैल्यू तुम्हें पता नहीं, v एज इट इज। लेकिन जब हम इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या आती है बच्चा, हमारी वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में 12.28 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। v बेटा वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, पोटेंशियल। लैम्डा = अगर पूरे को √ में लिखोगे तो लगभग किसके इक्वल आता है, 12×144, 150 अपॉन v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी हम आपसे कल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में रखिए। अब से आपकी कोई क्लास नहीं रुकेगी, कोई एग्जाम भी नहीं आ रहा आसपास। बाय, जय हिंद।